Hello everyone, today we are going to start the chapter number 6 of your class 10th book Footprints Without Feet. Okay, this chapter is written by Robert W. Peterson, and in this chapter he is describing about a young scientist, and the name of the scientist is Richard H. Albright. तो इस कहानी में या इस द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने बात की है रिचर्ड एब्राइट की। अब आपने रिचर्ड एब्राइट का जो नाम है वो क्यों जाना जाता है, ये आपने जर्नल्स में पढ़ा होगा अक्सर कि वो जाने जाते हैं सेल्स के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। इसके अलावा उन्होंने डीएनए के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया, पहली बार इंट्रोड्यूस किया दुनिया को डीएनए से। Okay, so let's start the chapter. Richard Albright has received the Cyril Scholar Award. तो रिचर्ड एब्राइट ने सेरिल स्कॉलर अवार्ड हासिल किया। ये अवार्ड 1980 में शुरू किया गया था और ये 15 साल के बच्चों को दिया जाता है अमेरिका की एक कंपनी के द्वारा, और वहीं अमेरिका में ही ताकि उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। तो रिचर्ड एब्राइट ने सेरिल स्कॉलर अवार्ड जो है ये हासिल किया एंड द शेरिंग-प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और इसके अलावा उन्होंने शेरिंग-प्लो अवार्ड जो है वो बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हासिल किया। इट वॉज इज़ अ फैसिनेशन होता है अट्रैक्शन, लगाव। ओके, इट वॉज इज़ अ फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। तितलियों के प्रति ये उनका जुड़ाव था या आकर्षण ही था जिसने साइंस की दुनिया के दरवाजे उसके लिए खोल दिए। तो अभी जो हम स्टोरी पढ़ेंगे उसमें से बेसिकली ये दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड ए बुक a turning point in Richard Albright's life. How did a book become a turning point? Richard Albright's life. Richard Albright की ज़िंदगी में एक किताब कैसे एक मुख्य मोड़ साबित होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ चुका है। सो listen the chapter very carefully so that you can come to know the answer of this question. Okay, and the second one is how did his mother help him? तो उसकी मदर ने कैसे उसकी हेल्प की। बेसिकली दीज बोथ क्वेश्चंस आर कोरिलेटेड विद ईच अदर, दोनों जुड़े हुए हैं क्योंकि माँ ही थी जिसने वो बुक ला के दी और वो बुक ने रिचर्ड एब्राइट की लाइफ बदल दी। सो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एट द एज ऑफ 22, जब रिचर्ड जो थे वो सिर्फ कितने के थे, 22 साल के थे, ए फॉर्मर स्कॉट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। तो जो कि स्काउट ऑफ द ईयर भी रहे थे। स्काउट क्या होता है कि किसी ग्रुप का हिस्सा होना, जैसे कि एनसीसी वगैरह का या और कोई साइंटिफिक ग्रुप है तो उसका हिस्सा होना, तो वो स्काउट ऑफ द ईयर भी रहे हैं। तो वो 22 साल की उम्र में काफ़ी एक्साइटेड थे। एक्साइटेड होता है काफ़ी क्यूरियस होना, उत्सुक होना। द साइंटिफिक वर्ल्ड विद ए न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक जगत को एक नई थ्योरी दी थी, एक नया सिद्धांत दिया था। और वो सिद्धांत क्या था कि जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के वो कैसे काम करते हैं, और ये सेल सिर्फ इंसान के नहीं, चाहे वो किसी जानवर में है, पौधों में है, किसी में भी, हर चीज़ में सेल होते हैं। तो वो सेल्स कैसे काम करते हैं, ये बात रिचर्ड ने हमें बताई थी। Richard H. Albright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. तो उनके कॉलेज की एक जर्नल छपता था। जर्नल एक तरह की मैगज़ीन ही है जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हो सकती है, जैसे कि आप कह सकते हैं पॉलिटिकल जर्नल है तो वो सिर्फ पॉलिटिक्स की बातों के ऊपर होगा, साइंटिफिक जर्नल है तो उसमें सिर्फ साइंस की बातें होंगी। तो उस जर्नल में उस जर्नल का नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। तो उसमें एक आर्टिकल छपा था रिचर्ड एच एब्राइट और उसके एक कॉलेज रूममेट का, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे सेल्स कैसे काम करते हैं। It was the first time this important scientific journal had
ever published the work of college students. ये पहली बार था दुनिया में कि कॉलेज के 2 विद्यार्थियों की कोई भी बात या कोई काम जो था वो इस वैज्ञानिक मैगजीन में छपा था. In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15. अगर हम खेलों की बात करें तो जैसे 15 साल की उम्र में बड़े बड़े खेल बच्चे खेलते हैं और उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है. एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, और तुम पहली बार कोई छक्का लगाते हो या बैट लगाते हो, बैट से कोई बॉल लगाते हो और उस वक्त तुम कोई अपना जैसे IPL लीग वगैरह है ये तुम खेलते हो तो कैसी एक्साइटमेंट होती है, ऐसी ही एक्साइटमेंट उन दोनों बच्चों में थी. फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वाज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. और रिचर्ड एच एब्राइट के लिए जो वैज्ञानिक जगत या बाकी जो क्षेत्र थे उसमें उसकी एक बहुत लंबे संघर्ष की ये पहली उपलब्धि थी. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज. और रिचर्ड एच एब्राइट की जो ये अचीवमेंट थी इसकी शुरुआत हुई थी तितलियां पकड़ने से. यानी शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? तितलियों से. An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. I certainly could not play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. An only child. रिचर्ड कहते हैं मैं अपनी माँ का अकेला पुत्र था, अकेला बच्चा था. ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, और मैं उत्तरी अमेरिका में पेनिसिल्वेनिया में ही बड़ा हुआ पढ़ लिख कर. देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, कहते हैं वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था कि मैं कुछ कर सकता. ही सैड, अक्सर वो कहते हैं रिचर्ड, आई सर्टनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन. कहता मैं किसी टीम का हिस्सा नहीं था कि मैं किसी टीम के साथ फुटबॉल या बेसबॉल वगैरह खेलता. बट देर वॉज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन पेनिसिल्वेनिया में एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स, मैं चीज़ें इकट्ठी करता था. तो रिचर्ड कहते हैं मैं किसी टीम का हिस्सा नहीं था, मैं कोई बहुत बड़ी गेम नहीं खेलता था, लेकिन मुझे चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ था और मैं चीज़ें इकट्ठी करता था. सो ही डिड एंड डिड ही एवर, कहता मैं यही करता रहा, चीज़ें ही इकट्ठी करता रहा. बिगनिंग इन द किंडरगार्टन, किंडरगार्टन मतलब LKG UKG क्लासेस. तो कहते हैं मैंने चीज़ें इकट्ठी करने की शुरुआत तो बहुत छोटी उम्र में LKG UKG में ही कर दी. एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़. तो एब्राइट जो थे वो तितलियाँ इकट्ठा किया करते थे और पूरे एक पक्के इरादे के साथ, ये नहीं कि तितलियां पकड़ ली और फिर छोड़ दी या फिर वैसे ही मज़े के लिए पकड़ी हैं, एक पक्के इरादे के साथ कि मुझे उन तितलियों के साथ करना क्या है, इस एक डिटर्मिनेशन के साथ वो तितलियां इकट्ठा करते थे. दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़. और इन तितलियों के इकट्ठा करने से ही रिचर्ड एच एब्राइट की सारी गतिविधियों की शुरुआत होती है. यानी रिचर्ड एब्राइट ने जो सेल्स की थ्योरी बनाई एंड में जाके, उसकी शुरुआत यहीं से होती है. ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स. तितलियाँ इकट्ठा करने के अलावा रिचर्ड एब्राइट को क्या शौक़ था? वो रॉक्स, पुरानी चट्टानें, बहुत समय पहले के पत्थर जो थे वो इकट्ठा करते थे. फॉसिल्स इकट्ठा करते थे. फॉसिल्स क्या होते हैं कि जैसे बहुत पुराने जो जानवर मर गए थे या फिर बहुत पौधे जो ख़त्म हो चुके हैं, उनके कुछ अंश जो हैं वो चट्टानों में कहीं ना कहीं फंसे रह जाते हैं, उनको इकट्ठा करने का उनको. एंड कॉइन्स, और इसके अलावा उन्हें क्या शौक़ था? सिक्के इकट्ठा करने का शौक़ था. ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर. ईगर मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है. एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स, जो तारों और ग्रहों के ऊपर ऑब्जर्व करता है या उनकी जानकारी रखता है, वो होता है एस्ट्रोनॉमर. ठीक है. ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट. और वो एक बहुत ही उत्सुक एस्ट्रोनॉमर भी था, खगोल वैज्ञानिक भी था, और जो अक्सर सारी सारी रात तारों को देखा करता था. स्टार गेजिंग होता है तारों को देखना, लुकिंग एट द स्टार्स. ओके. नेक्स्ट है हमारा, फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद द
विद अ ब्राइट माइंड। और इसलिए शुरुआत से ही यानी बचपन से ही उसके अंदर एक बहुत तेज़ दिमाग के साथ साथ उत्सुकता भी थी, क्योंकि जब तक हमारे अंदर दिमाग है नो डाउट, लेकिन हम किसी चीज़ को सीख तभी सकते हैं जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होगी, एक भावना होगी उसको सीखने की। तो वो क्यूरियोसिटी रिचर्ड एब्राइट के अंदर शुरू से ही थी। ही ऑल्सो हैड ए मदर, उसकी एक माँ भी थी, हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, जो अक्सर सीखने के लिए उसको एनकरेज करती थी। एनकरेज होता है मोटिवेट करना, ओके। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, और इसलिए वो अक्सर क्या करती थी, उसको ट्रिप पर लेकर जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, उसके लिए टेलीस्कोप दूरबीन खरीदती थी, माइक्रोस्कोप खरीद कर लाती थी, कैमराज लाती थी, माउंटेनिंग मटीरियल्स, इसलिए इसके अलावा और क्या लाती थी, पहाड़ों पर चढ़ने का सामान, एंड अदर इक्विपमेंट्स, और भी बहुत सारे साधन, एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज। तो उसकी माँ जो थी वो बहुत तरीक़ों से यानी हर एंगल से अपने बेटे की हेल्प करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल। तो हिज मदर सैड, उसकी माँ क्या कहती है कि जब तक मेरे बच्चे ने स्कूल जाना शुरू नहीं किया ना, तब तक मैं ही अकेली उसकी साथी थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, कहती जब मेरा बच्चा स्कूल जाने लगा तो उसके बाद मैं उसके दोस्तों को अपने घर बुलाने लगी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन जब रात होती थी तो दोस्त भी नहीं होते थे, तो हम दोनों होते थे, यानी माँ बेटा होते थे, और हम इकट्ठे बैठ के कुछ ना कुछ करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज अ फादर डाइड। तो उसकी माँ कहती है कि उसके पिता के मरने के बाद जो रिची है वो उसकी पूरी ज़िंदगी बन गया था। व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड, और उसके पिता की डेथ कब हुई थी, जब रिची 3री कक्षा में था। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। जो रिची की माँ है और रिची था यानी रिचर्ड एच एब्राइट था, ये दोनों हर शाम रात के खाने तक वो एक साथ बिताया करते थे। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम। तो रिची की माँ कहती है कि अगर मुझे लगता था कि मेरे बेटे के पास कोई काम नहीं है करने के लिए, तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। काम का मतलब ये नहीं कि घर के काम ढूंढती थी, कुछ एक्साइटेड जिससे बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़े। नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक काम नहीं ढूंढती थी, बट लर्निंग थिंग्स, कुछ ऐसा काम जिससे वो कुछ सीखे। हिज मदर सैड, उसकी माँ कहती है, ही लाइक्ड इट, और उसके बेटे को ये उसके माँ के द्वारा ढूंढा गया काम बहुत अच्छा लगता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, क्योंकि रिची भी उन सबको सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और सच में उसने सीखा भी। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल में भी वो सबसे टॉप ग्रेड पर रहता था, यानी सबसे अच्छे नंबर हासिल करता था। उन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, और रोज़मर्रा के कामों में या रोज़मर्रा की चीज़ों में मेरा बच्चा आम बच्चों जैसा ही था, जैसे सभी के बच्चे होते हैं। हिज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, बाय द टाइम ही वॉज इन द 2nd ग्रेड एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। तो उसकी मदर कहती है कि जब रिची 2री क्लास में था तो मेरे बेटे ने अपने ही शहर के आसपास मिलने वाली 25 टाइप्स की यानी 25 टाइप्स की जो स्पेसीज थी बटरफ्लाइज की, स्पेसीज क्या होती हैं, अलग अलग टाइप की प्रजातियां, ठीक है। तो उसने 25 प्रकार की अलग अलग जो बटरफ्लाइज थी, तितलियां थी, वो इकट्ठी कर ली थी। कौन सी क्लास में, जो वो सिर्फ 2nd क्लास में था। तो उसने जो इकट्ठी की थी बटरफ्लाइज, ये 25 बटरफ्लाइज के नेम हैं। स्पेसीज एंड सब स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स एंड रीडिंग पेनिसिल्वेनिया। कहता है पेनिसिल्वेनिया में पढ़ते हुए मैंने 6 हफ्तों के अंदर अंदर जो ये 25 तितलियाँ इकट्ठी की थी, उनके ये नाम हैं अलग अलग टाइप के। तो ये बहुत बड़ी बात थी एक छोटे से 2nd क्लास के बच्चे के लिए, इतनी टाइप की तितलियाँ ढूंढना और फिर उनके नाम पता करना। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सैड। रिची कहता है यानी रिचर्ड एच एब्राइट कहता है कि शायद इन 25 तितलियों को यानी 25 प्रकार के अलग अलग तितलियों को इकट्ठा करने के साथ ही मेरी क्यूरियोसिटी जो थी या तितलियाँ इकट्ठा करने का काम था, शायद वो ख़त्म हो चुका होता। बट then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X। कहता है तब मेरी माँ मेरे लिए एक बच्चों की किताब लेकर आई और उस किताब का नाम था The Travels of Monarch X। That book which told how monarch butterflies migrate to Central America। उस किताब में लिखा था या उस किताब से हमें ये पता चलता था कि जो मोनार्क तितलियाँ हैं
मोनाक नाम है तितलियों का, एक टाइप है। तो मोनाक जो तितलियां हैं वो कैसे नॉर्थ अमेरिका से सेंट्रल अमेरिका की तरफ माइग्रेट हो जाती हैं। माइग्रेट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। तो नॉर्थ अमेरिका से कैसे मध्य अमेरिका में वो तितलियां जाती हैं, इसके बारे में उस किताब में लिखा हुआ था। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। कहता है उस किताब को पढ़ने से मेरे जो साइंस की दुनिया के दरवाजे थे वो मेरे जैसे इस उत्सुक नौजवान के लिए या उत्सुक बच्चे के लिए जो कलेक्ट करता था चीज़ों को, उसने साइंस की दुनिया के दरवाज़ों को मेरे सामने खोल दिया। तो कैसे एक किताब ने दरवाजे का मतलब ये नहीं कि कोई दरवाज़ा था किताब के अंदर वो खुल गया। इट मीन्स कि उस किताब से उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ी, उसने तितलियों के बारे में और जानना शुरू करा और धीरे धीरे क्यूरियोसिटी बढ़ी। क्यूरियोसिटी बढ़ने से वो और ज़्यादा किताबें पढ़ने लगा और जानकारी इकट्ठी करने लगा। और एक दिन ऐसा आया जब उसने दुनिया के सामने एक थ्योरी रखी कि इंसान या जानवर या पेड़ पौधों के सेल्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट पार्ट of this chapter, and the rest of the chapter we will do in the next video. Till then, stay safe and be happy. Thank you. Have a nice day.